हेलो और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रेलिस हाउसिंग फाइनेंस में खुश आमदीद। घरों के ज़रिए होम फाइनेंसिंग की एप्लीकेशन आसान बनाने के लिए हम एक ट्रेनिंग वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आप मॉर्गेज एप्लीकेशन प्रोसेस को बेहतर समझ सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपके लिए कारआमद साबित होंगी। घरों के ज़रिए होम फाइनेंसिंग लेने का सबसे पहला मरहला होता है मॉर्गेज इंक्वायरी फॉर्म। ये एक आसान और सादा सा फॉर्म है जो आप खुद भी घर बैठे भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए www.gharho.pk/inquiry विजिट करें। इस फॉर्म को फिल करने के कोई चार्जेस नहीं हैं। ये एक प्री असेसमेंट फॉर्म है जिसके ज़रिए हम ये जांचते हैं कि आप घरों के ज़रिए कितनी मुद्दत और कितनी रकम का कर्जा लेने के अहल हो सकते हैं। आप हमारे दफ्तर कॉल करके ये फॉर्म हमारे नुमाइंदे के ज़रिए भी मुकम्मल करवा सकते हैं, लेकिन नुमाइंदे को कॉल करने में वक्त ज़्यादा लग सकता है। अगर आप जल्दी होम फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि ये फॉर्म खुद ही भर लें। मॉर्गेज इंक्वायरी फॉर्म के 5 हिस्से होते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल करते हैं ताकि एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकें। पूरा फॉर्म मुकम्मल करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। पहले हिस्से में हम आपकी ज़रूरी मालूमात जानेंगे। इंक्वायरी फॉर्म शुरू करने से पहले अपना शनाख्ती कार्ड या NIC अपने पास रखें। फॉर्म के पहले हिस्से में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ज़ाती मालूमात दर्ज करनी है। ध्यान रहे कि आपकी फ़िल करदा इन्फॉर्मेशन आपके शनाख्ती कार्ड से मैच करती हो। सबसे पहले आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड या शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद अपना फर्स्ट और मिडिल नेम लिखें और लास्ट नेम में अपना ख़ानदानी नाम एंटर कर दें। ख़ानदानी नाम के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या तारीख़ पैदाइश लिखनी है। उसके बाद अपनी जेंडर या जिन्स यहाँ पर एंटर करें, जिसमें आप मर्द, औरत या ख्वाजा सिरा जो भी हैं उसके हिसाब से यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एजुकेशन लेवल या तालीमी काबिलियत एंटर करनी है। अगर आप प्राइमरी स्कूल पास हैं तो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल पास किया तो सेकेंडरी स्कूल, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, या अगर आपने किसी भी किस्म की एजुकेशन हासिल नहीं की है तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस या इज़्दिवाजी हैसियत यहाँ पर एंटर करें। अगर आप कमा रहे हैं तो सिंगल, शादीशुदा हैं तो मैरिड, डाइवोर्स्ड या विडोड, जो भी हो उसके हिसाब से यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद आपने एंटर करनी इन्फॉर्मेशन, आर यू द प्राइमरी इनकम अर्नर ऑफ द फैमिली। प्राइमरी इनकम से मुराद है घर के कफ़ील। अगर आप घर के अहम कफ़ील हैं या सरबराह हैं तो आप यहाँ पर येस लिखेंगे। अगर आप नहीं हैं या कोई और है तो आप यहाँ नो लिखेंगे। अगर आप येस लिखेंगे तो आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। अगर आप यहाँ नो लिखेंगे तो ये देखें फॉर्म जो है इसके जो है फील्ड्स चेंज हो गई हैं, तो फिर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। पहले मैं आपको येस के हिसाब से बता देता हूँ कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फिर मैं आपको नो के हिसाब से बता दूंगा। अगर आप घर के सरबराह हैं तो आपके ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद क्या है वो यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे अगर आपके बच्चे हैं, बेगम हैं, तो उनकी तादाद यहाँ पर एंटर कर दें। इस फॉर्म के आखिर में आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है और उनका फैमिली नेम लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट का बटन दबा देंगे तो आप अगले पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट का बटन दबाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप घर के सरबराह नहीं हैं और कोई और है तो आप क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। अगर आप घर के सरबराह नहीं हैं तो यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको कुछ मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी कि घर के सरबराह आप नहीं हैं तो कौन है, उनके बारे में यहाँ हमें बता दें। अगर घर के सरबराह आपके बेगम या शौहर हैं या आपके वालिद साहब या आपके बच्चों में से कोई या आपके बहन भाई में से कोई है तो उसके हिसाब से यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन लिख दें। घर के सरबराह की जेंडर यहाँ पर एंटर करनी है, मेल, फीमेल या कुछ और। घर के सरबराह की एज क्या है वो यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद घर के सरबराह के डिपेंडेंट्स कितने हैं, जिस तरह से आपने अपने लिए एंटर किया था उसी तरह से घर के सरबराह के लिए एंटर कर देंगे। 3 या 2 या 4 जितने भी लोग हैं उनकी यहाँ पे तादाद लिखकर आप अपना फादर का नाम या हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है ताकि आप अगले पेज पर जा सकें। फॉर्म के दूसरे हिस्से में हम आपसे कांटेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे। इसमें सबसे पहले अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लिख दें। उसके बाद अगर आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपके पर्सनल मोबाइल नंबर से मुख्तलिफ है तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें।
क्या आप ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं? अगर करते हैं तो हाँ, यस लिख दें और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दें। अगर आप ईमेल एड्रेस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं। इस सूरत में आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर दें कि आप किस ज़रिए से कांटेक्ट करना चाहेंगे। मतलब हमारा जो नुमाइंदा है वो आपसे किस ज़रिए से रब्ता करे, ईमेल से, फ़ोन से या व्हाट्सएप के ज़रिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा आपको कॉल करे तो यहाँ पर फ़ोन लिख दें। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी मौजूदा रिहाइश का बंदोबस्त क्या है, योर करंट लिविंग सिचुएशन। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं जो लोन के बगैर आपने लिया हुआ है तो आप ओन्ड विदाउट लोन लिख दीजिए। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं जो कि आपने कर्जा देकर हासिल किया है तो फिर ओन्ड ऑन लोन लिख दें। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, अपना घर ख़रीदा हुआ जो आपने बगैर कर्जे के लिया है तो फैमिली ओन्ड विदाउट लोन। और अगर फैमिली ओन्ड कर्जे पर लिया हुआ घर है तो आप यहाँ फैमिली ओन्ड ऑन लोन लिख सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो यहाँ रेंटेड पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पगड़ी सिस्टम पर रहते हैं तो यहाँ पगड़ी सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए। या उसके अलावा अगर आपकी रिहाइश का कोई और बंदोबस्त है तो यहाँ अदर पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेंटेड लिख देता हूँ। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप जिस तरह की प्रॉपर्टी में रहते हैं वो किस किस्म की है। मसलन क्या आप किसी बेंगलो घर में रहते हैं जिसकी दीवारें किसी से मिली हुई नहीं है तो स्टैंड अलोन हाउस पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी घर के पोर्शन में लेकर रह रहे हैं तो पोर्शन में क्लिक करेंगे। जिस तरह से भी आपकी रिहाइश का मौजूदा बंदोबस्त है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक कर दें। अपना मौजूदा एड्रेस यहाँ पर लिखें। मौजूदा रिहाइश पर आप कितने अरसे से रह रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप 1 साल से कम अपनी मौजूदा रिहाइश पर रह रहे हैं तो लेस देन 1 ईयर। अगर 1 से 4 साल आपको हुए हैं तो फिर 1 to 4 ईयर्स, या जो भी है आपकी जितने अरसे आप रह रहे हैं वहाँ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद करंट एड्रेस की लाइन नंबर 2 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपने शहर का नाम लिखेंगे। आप शहर की जिस डिस्ट्रिक्ट या एरिया में रह रहे हैं उसका आप नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करने के लिए अगर आप यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे तो आपको शहर की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स नज़र आ जाएंगी। जो आपके रिलेटेड करती हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अपने सूबे का नाम एंटर करना है और सूबे का नाम एंटर करने के बाद अपना करंट पोस्टल कोड यहाँ पर लिख दीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाइए ताकि आप अगले पेज पर जा सकें। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप प्रोडक्ट इंटरेस्ट पेज पर आ गए। इस पेज पर आपको ये बताना है कि आप घर हो के ज़रिए किस तरह की प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले लिखें कि आपका घर ख़रीदने की ओनरशिप का प्लान क्या है। क्या आप नया घर ख़रीदना चाहते हैं, मौजूदा प्लॉट पर घर मकान बनाना चाहते हैं। अगर आप एक हमसे दिए गए कर्जे के ज़रिए प्लॉट ख़रीद कर उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप अपने मौजूदा घर की तज़ीन और आराइश करना चाहते हैं और उसकी स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। या फिर अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आप कर्जा लेकर उसको किस मद में इस्तेमाल करेंगे तो अनडिसाइडेड का ऑप्शन क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर परचेज न्यू होम को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने ये लिखना है कि क्या आप ये घर लेकर किसी थर्ड पार्टी को रेंट पर देना चाह रहे हैं। याद रखिए कि अगर आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत घर ले रहे हैं तो आप उसको आगे कहीं रेंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप घर हो के ज़रिए अपने इस्तेमाल के लिए मकान लेना चाह रहे हैं तो आप उसको आगे रेंट आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेंट आउट में नो लिख देता हूँ।
उसके बाद आपने यहाँ पर इंदराज करना है कि आप किस किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, फ्लैट, मकान या कुछ और। मैं यहाँ पर मकान सेलेक्ट कर लेता हूँ। मकान सेलेक्ट करने के बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी साइज़ यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ एंटर करना होगा कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं उसको बने हुए कितना अरसा हो गया। मिसाल के तौर पर अगर उसको बने हुए 1 साल से कम हुआ है तो आप यहाँ लेस दैन 1 ईयर लिखेंगे, और अगर उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया तो आप ग्रेटर देन 1 ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक कुछ मालूमात दी हुई है। याद रहे कि अगर आप इस स्कीम के तहत घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप टियर 1 मेरा पाकिस्तान मेरा घर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्कीम के तहत बने हुए किसी प्रोजेक्ट में घर लेना नहीं चाह रहे तो आप दूसरे टियर्स में फॉल करेंगे। अगर आप टियर 1 के तहत घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यस कर दें, वरना यहाँ पर नो कर दें। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है ताकि आप अगले पेज पर जा सकें। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आप अगले पेज पर आ गए, जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इस सेक्शन में हम मालूम करते हैं कि आपके ज़राए आमदनी क्या हैं और आप उनको किन जगहों पर खर्च कर रहे हैं, ताकि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आप कितनी मुद्दत और कितनी रकम के कर्ज़े के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस हिस्से में अपनी मौजूदा माहाना आमदनी एंटर करें। उसके बाद अपने माहाना अखराजात का यहाँ पर इंदराज करें। क्या आपने कहीं से कर्ज़ा लिया हुआ है? अगर लिया हुआ है तो यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक करें। पहले मैं यस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका मौजूदा कुल कर्ज़ा कितना है। फ़र्ज़ करें आपने 2 लाख रुपए का कर्ज़ पहले से लिया हुआ है, तो ये रकम आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है कि आप अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए माहाना कितनी रकम जमा करा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मौजूदा कर्ज़े की अदायगी के लिए मैं हर महीने 15,000 रुपये जमा कराता हूँ, तो वो मैं यहाँ एंटर कर दूँगा। अगर आपने पहले से कोई भी कर्ज़ नहीं लिया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को नो कर दें। इस सूरत में आपको कर्ज़ के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। इस हिस्से में आप घर हो के ज़रिए जो कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करनी है। सबसे पहले तो ये लिख दें कि आप घर हो के ज़रिए कितने पैसे लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप मकान ख़रीदना चाह रहे हैं और उसके लिए आप घर हो के ज़रिए 30 लाख रुपए तक का कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं। इस हिस्से में आपको लिखना है कि मकान ख़रीदने के लिए आप कितनी डाउन पेमेंट करेंगे। याद रहे कि घर हो की मुख्तलिफ प्रोडक्ट के तहत आपको मकान का 10 से 20% हिस्सा खुद से अदा करना होगा। अगर आप मकान ख़रीदना चाह रहे हैं और उसकी कीमत 40 लाख रुपए है और 30 लाख रुपए आप घर हो के ज़रिए लेंगे तो 10 लाख रुपए आप अपनी जेब से अदा करेंगे। तो वो यह रकम आप यहाँ पर अपनी कंट्रीब्यूशन के तौर पर लिख दीजिए। अपनी कंट्रीब्यूशन लिखने के बाद आपको यहाँ को-बोरोर से मुतालिक मालूमात देनी है। अगर आप चाहें तो ट्रेलिस के ज़रिए इनफरादी तौर पर भी कर्ज हासिल कर सकते हैं, या अपने साथ 1, 2 या 3 को-बोरोर्स को शामिल करके सबके नाम पर घर खरीद सकते हैं। अगर आप को-बोरोर के साथ घर खरीदेंगे तो यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। मैं यहाँ पर पहले नो करके दिखा देता हूँ। इस सूरत में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी है। लेकिन अगर आप को-बोरोर्स के साथ कर्ज लेना चाह रहे हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर को-बोरोर से मुतालिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होगी। आपके साथ कितने को-बोरोर्स हैं। याद रहे कि घर हो कि बाज़ प्रोडक्ट में आप मैक्सिमम 2 बोरोर्स एक लोन पर हो सकते हैं, लेकिन मेरा पाकिस्तान मेरा घर में आप 4 बंदे मिलकर कर्ज ले सकते हैं। मैं यहाँ पर को-बोरोर्स की तादाद में 1 लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कितने अरसे के लिए कर्जा लेना चाह रहे हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल। मेरा पाकिस्तान मेरा घर में कर्ज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 20 साल है, लेकिन अगर आप घर हो के ज़रिए मकान लेना चाह रहे हैं तो आप 25 साल तक की भी फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर
10 साल की मुद्दत के लिए कर्ज लेने का इंदराज कर देता हूँ। जिस शहर में आप घर लेना चाह रहे हैं उस शहर का नाम यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपको अपनी आमदनी से मुतालिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करनी है। व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसमें हम पूछ रहे हैं कि आपका मौजूदा आमदनी के ज़राए क्या हैं। क्या आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर हैं, या आपकी आमदनी के कोई दूसरे ज़राए हैं जैसे किराए की मद में आपको आमदनी आती है। अगर आप नौकरी पेशा फ़र्द हैं तो यहाँ पर सैलरीड क्लिक कर दें। उसके बाद आपको लिखना है कि आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं। अगर आपको जॉब करते हुए या बिजनेस करते हुए 3 साल से कम का अरसा हुआ है तो लेस देन 3 ईयर्स, 3 से 5 साल हुए हैं तो 3 to 5 ईयर्स, और अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो मोर देन 5 ईयर्स। इस हिस्से में आपको लिखना है कि आपको अपनी मौजूदा जॉब पर कितना अरसा हो गया है। हम याद रहे कि यह हिस्सा इस हिस्से से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर आपको जॉब करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन मौजूदा जॉब पर आपको सिर्फ 2 साल हुए हैं तो आप यहाँ पर 1 to 3 ईयर्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मोर देन 5 ईयर्स लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। आप जिस इदारे में काम करते हैं या जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर कुल कितने अफराद आपके साथ जॉब कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी में कुल 5 से 10 लोग काम करते हैं तो 5 से 10 सेलेक्ट कर लें, वरना 10 से 20, 50 से 250, 500 से 1000। और अगर 1000 लोगों से ज़्यादा आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप मोर देन 1000 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ 50 से 250 लिख देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी नौकरी का पेशा यहाँ पर लिखना है, मतलब आप किस शोबे से वाबस्ता हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो आप यहाँ एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शोबे में काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्कूल में टीचर हैं या तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं तो एजुकेशन, जिस शोबे से भी आप वाबस्ता हों वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे कि आप अपनी नौकरी की तस्दीक के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, HR का एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर, पिछली 3 सैलरी स्लिप्स वगैरह दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी कंपनी से मिलने वाली सैलरी को शो करने के लिए सबमिट कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं हैं बल्कि बिजनेस के ज़रिए अपनी आमदनी कमाते हैं तो आपको दूसरे किस्म के दस्तावेजी सबूत फराहम करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सैलरीड की जगह आप अदर सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर लिख देंगे तो आपसे यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड दस्तावेज़ात मांगी जाएंगी, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स सबमिशन एंड फाइलिंग की डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स विद क्लाइंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस की क्रेडिट बुक, कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स वगैरह वगैरह। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा सबूत भी जमा करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपनी टैक्स सबमिशंस एंड फाइलिंग के साथ साथ अपने बिजनेस की क्रेडिट बुक, सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स रजिस्टर, वेज रजिस्टर और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ात भी जमा करा सकते हैं। याद रहे कि आप जितनी ज़्यादा दस्तावेज़ात जमा कराएंगे आपके बिज़नेस को वेरीफाई करना उतना ही ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। आपके ज़राए आमदनी की तस्दीक करना हमारे लिए जितना आसान होगा उतनी ही जल्दी आपको फाइनेंसिंग मिल सकती है। अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर चले जाएंगे। इस सेक्शन में आपसे कुछ आसान सवाल किए जाएंगे जिनसे मुताल्लिक इंफॉर्मेशन हमें दरकार है। पहला सवाल ये है कि क्या जिस प्रॉपर्टी की आप फाइनेंसिंग करवा रहे हैं उसको आप अगले 5 साल में बेचने का इरादा रखते हैं। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। Is anyone else in your family in the process or obtaining a housing finance under मेरा पाकिस्तान मेरा घर। इसमें हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आप या आपके घर का कोई और फर्द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा ले रहा है। अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। यहाँ पर भी मैं नो कर देता हूँ।
तीसरा सवाल यह है कि आपकी कंट्रीब्यूशन की सोर्स क्या है, मतलब आप जो घर ख़रीदने के लिए रकम डाउन पेमेंट के तौर पर अदा करेंगे वो आपने किस ज़राए आमदनी से जमा की है। अगर ये आपकी सेविंग्स है तो सेविंग्स लिख दीजिए, अगर आप किसी और बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक से लोन लिख दीजिए, अगर आप घर वालों से या दोस्तों से कर्जा लेकर पैसे जमा करा रहे हैं तो आप वो लिख दीजिए। अगर आपको कोई एसेट है, मिसाल के तौर पर आपकी गोल्ड या ज्वेलरी है या कोई और प्रॉपर्टी है या आपकी गाड़ी है जिसको बेचकर आप ये रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको लिख दीजिए। मैं यहाँ सेविंग्स लिख देता हूँ। उसके बाद वाले हिस्से में ये लिखना है कि अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है तो उसकी अदायगी क्या आपकी नेट इनकम यानी जो आपकी आमदनी है उसके 50% से ज़्यादा है या कम है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपने इस वक्त पहले से एक कर्ज़ा लिया हुआ है जिसके तहत आपको हर महीने 30,000 रुपये देने पड़ते हैं। इस हिसाब से आपका मौजूदा कर्ज़ की अदायगी आपकी आमदनी से 50% ज़्यादा हो गई तो आपको यहाँ पर यस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी आमदनी मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये है और आपने कोई भी कर्ज़ा नहीं लिया हुआ और आपकी कोई भी अदायगी नहीं है तो आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे तो आप यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद ये सवाल है कि आपके ख़िलाफ़ क्या कोई अदालती कार्रवाई चल चुकी है या फिर आपके ख़िलाफ़ कोई अदालती मुकदमे का फ़ैसला मौजूद है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। आपने क्या कोई लॉ सूट अदालत में दायर किया हुआ है, कोई मुकदमा अदालत में दायर किया हुआ है या आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हुआ है। यस तो यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना अगर नहीं तो फिर यहाँ पर नो कर दीजिए। क्या आपको किसी जुर्म में सज़ा हो चुकी है। अगर हाँ तो यस, ना तो नो। क्या आपने कभी बैंकरप्सी या दिवालियापन अपने आप को डिक्लेयर किया है। अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। क्या हाल फिलहाल में आपने किसी कर्ज या किस्त की अदायगी में ताख़ीर की है, डिफ़ॉल्ट किया है। अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। आप जो डाउन पेमेंट की रकम अदा कर रहे हैं क्या वो आपने किसी और बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेकर हासिल की है। अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। आप जो मकान ख़रीद रहे हैं क्या उसको सानवी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। क्या आप कोई ऐसी शख्सियत हैं जो सियासी तौर पर एक्सपोज्ड हैं या आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई है ख़ारजी तौर पर या दाखिली तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या किसी हायर पब्लिक इदारे की तरफ से जिसके तहत आप हमसे लोन लेने के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जो चैरिटी का काम करता है या इनफॉर्मल पैसों की एक्सचेंज का काम करता है या कोई भी ऐसी इदारे से मुंसलिक हैं जिसको किसी भी तरह से टेररिज्म की या एक्सट्रीमिज़म की फंडिंग से रिलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। और आखिर में ये एक चेक बॉक्स है जो आपको सिलेक्ट करना है। इस चेक बॉक्स के ज़रिए आप ये कह रहे हैं कि आप हमारी कंपनी ट्रेलिस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ये इजाज़त देते हैं कि आपसे मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन हमें दरकार है वो हम थर्ड पार्टी से मालूम कर सकें, ताकि हम ये जान सकें कि आप कर्ज़ा अदा करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। इसको चेक बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है। ये राइट का साइन आ गया। उसके बाद आपने ट्रेलिस के बारे में कहाँ से सुना। अगर आपने हमें फेसबुक पर हमारा ऐड देखा है या यूट्यूब पर ऐड देखा है या फिर आपने सर्च इंजन के थ्रू हमारी वेबसाइट पर आए हैं, जिस ज़रिए से भी आप ट्रेलिस के पास आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने रेफ़र किया है तो आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं और उनका रेफरल कोड भी डाल सकते हैं। आखिर में कमेंट्स एंड फीडबैक सेक्शन है जिसमें आप इस फॉर्म से मुतालिक फीडबैक जो भी आपके जहन में हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब होने के बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको क्लिक करें। ये चेक बॉक्स आ जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगा, उसके बाद सबमिट फॉर्म कर दें। अगर आपने तमाम इंफॉर्मेशन सही जमा करा दी है तो आपका फॉर्म हमारे डेटाबेस में जमा हो जाएगा। फॉर्म जमा कराने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको हमारे नुमाइंदगी कॉल या मैसेज आ जाएगा
अगर आप घरों के ज़रिए फाइनेंसिंग लेने के लिए क्वालिफाई करते होंगे तो हमारा नुमाइंदा आपसे एक तफसीली फॉर्म जमा करवाएगा जिसका नाम मोर्गेज एप्लीकेशन फॉर्म है। याद रहे कि आपकी असल एप्लीकेशन मोर्गेज एप्लीकेशन फॉर्म जमा होने के बाद शुरू होती है। बहुत से लोग इंक्वायरी फॉर्म जमा कराने के बाद फाइनेंसिंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर आपको अपनी इंक्वायरी से मुताल्लिक सवाल पूछना हो तो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करें या सोशल मीडिया पर हमें रब्ता करें। मॉर्गेज इंक्वायरी फॉर्म की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।